Hello, welcome back to Miss Healthy Classes about us. So, class 8, chapter number 3, रूलिंग द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसमें ये जो पहला पिक्चर है ये डिपिक्ट करता है कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी को लेते हुए या ग्रहण करते हुए, रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी फ्रॉम द बंगाल, बिहार and Orissa from Mughal rulers. Okay. Now, the company becomes the Diwan. 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन तंबू मीन्स उनका जो भी पर्टिकुलर टेंट होगा एंड ऑल, जहाँ वो रुके होंगे। लेकिन ऊपर दिखाई दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य सेरेमनी समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने के लिए जिम्मा सौंपा। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाना, रूल करना और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चे को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरत की चीजों को खरीदती बेचती रहे। यही सब चीजें थी जब भी कंपनी को दीवान बनाया गया। अब कह सकते हैं कि समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे उन्हें टेंशन, सावधानी, कुछ कॉशंस लेने होंगे। बाहरी ताकत होने की वजह से उन लोगों को भी शांत रखना था, अच्छे से पैसिफाई करना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी काफी ताकत थी और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रण करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। यह काम कैसे हो, इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश, ओके, यानी किस तरीके से कॉलोनाइज किया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, कंपनी की जो आमदनी होती थी वो कैसे आती थी। कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसे आकलन या फिर एस्टिमेट करना और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही रही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू, राजस्व हासिल कर सके, कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती रेशमी कपड़ा खरीद सके। इसी कारण से 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल कुल मूल्य, ऑल ओवर मूल्य, जो कॉस्ट था वो दुगुना हो चुका था। 1765 से पहली कंपनी ब्रिटेन में सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी और सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही नियंत्रण के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। ये चित्र जो है आपको ये दिया हुआ है, जो नीचे में चित्र, ये चित्र बताता है कि ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीजों को बेचने की और जरूरत की चीजों खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ा था। जल्द ही जल्द ये भी जाहिर हो गया जल्द ही जल्द ये भी जाहिर हो गया कि क्या
चीजें थी। क्या चीजें थी कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने लगी थी। चौपट होने की दिशा में बढ़ने लगी थी या फिर हो गई थी। 1770 में पड़े एक टेरिबल फैमाइन यानी अकाल में बंगाल के 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी जो है वो समाप्त हो गई। अबाउट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट। फिर उसके बाद क्या क्या चीजें करनी पड़ी खेती एग्रीकल्चर में सुधार लाने के लिए। तो अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो कंपनी अपनी रेवेन्यू राजस्व आय के बारे में अस्वस्थ रह सकती थी। कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह से किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लाई, जिसको स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, लागू किया। इस सेटलमेंट का ये था इस सेटलमेंट का जो था परमानेंट सेटलमेंट 1793, इसमें ये था कि शर्त के हिसाब से राजाओं और जितने भी ताल्लुकदार होते थे को जमींदारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंप दिया जाएगा। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी जाएगी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था इजाफा मीन्स इंक्रीज नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें यह नियमित रूप से रेवेन्यू मिलता रहेगा, राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों की जमीन में सुधार के खर्च के करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें यह लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में ही रहे थे। ये चार्ल्स कॉर्नवालिस है। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय की यह तस्वीर है और यह गवर्नर जनरल थे तभी। और इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट किया था, इंट्रोड्यूस 1793 में। कुछ ऐसे सोर्स हैं जिसमें हम ये देखेंगे कोलेब्रुक ऑन बंगाल रियाट्स, यानी बंगाल के रियातों पर कोलब्रुक का कथन क्या था। बहुत सारे बंगाल के जो ऐसे गांव थे जिसमें ताकतवर रियात खुद खेती नहीं करते थे। वे औरों के पट्टे पर जमीन देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में एच टी कोलब्रुक ने इन काश्तकारियों या फिर अंडर टेनेंट्स के सामने ये इन शब्दों की बयान की थी कि बटाई की भारी शर्तें और मवेशियों बीज आजीविका व कर्जों के बदले बेरोजगारी से दबे जो अंडर टेनेंट्स थे खुद को कर्ज से बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं। ना ही उन्हें अपनी हालात सुधारने की कोई भी कोई भी उम्मीद दिखाई देती। तो इस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की थी। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से जो समस्या क्या थी। तो जो ये परमानेंट सेटलमेंट एक्ट की बात आई तो समस्या हो गया। समस्या ये हुआ कि कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उसे चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने
में विफल हो जाते थे, उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बकायदा नीलाम कर चुकी थी, ऑक्शन हो जाता था, मतलब उनका 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बहुत बदल चुके थे। बाजार में कीमत बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा से रेवेन्यू तय कर चुकी थी। और वह रेवेन्यू में जब वृद्धि नहीं कर सकती थी, लेकिन जमींदार को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से तो कुछ को इस परमानेंट सेटलमेंट एक्ट की शुरुआती सालों में ही अपना जमीन गवा देना पड़ा, और जो बचे रह गए थे, अब उन्हें भी परेशानी थी, और जो निवेश का कि अपने लैंड को किस तरीके से बेटर बनाए उसका खतरा उन्हें अ, अ, लग रहा था। तो अब उन्हें भी बिना परेशानी के और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी, कि मतलब उठाना पड़ तो रहा था, लेकिन अब ये कंडीशन खत्म हो गया, तो उन्हें उम्मीद दिखाई दे रही थी कि बिना इम्प्रूवमेंट के भी हम चीजों को कर सकते हैं। तो जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांव में किसान को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज्यादा था, और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था, तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। यहाँ पे महल, महल का मतलब होता है ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। महल इज a revenue state which may be village or a group of villages, like ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यहाँ एक गांव या गांव का एक समूह होता था। अब यहाँ पे एक नई सिस्टम आई, ठीक है, जिसमें क्या था, लाइक 19th सेंचुरी में इस शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि रेवेन्यू सॉरी कि जो भी परमानेंट सेटलमेंट एक्ट है, वो दोबारा उसमें दोबारा से बदलाव लाना बहुत जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्च चलाने के लिए और पैसे की जरूरत पड़ी, तो वह स्थायी रूप से रेवेन्यू तय करके काम कैसे चला सकती थी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में, या इस इलाके में ज्यादा हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है प्रेजेंटली, के लिए हॉल्ट मैक्सिनी ने नई सिस्टम को इफेक्ट में लाया 1822 में, 1822 में। लेकिन इस मैकेंजी को विश्वास था कि अ, उत्तर उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, और उसको बचाने रखना चाहिए। तो इसके उनके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा, और विभिन्न समूह के रीति रिवाज को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित रेवेन्यू, एस्टिमेटेड रेवेन्यू कलेक्ट किया गया। और फिर उसके बाद ग्राम समूह यानी महाल से वसूल होने वाले जो भी रेवेन्यू थे, उनका एस्टिमेशन हिसाब लगाया गया। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसे समय समय पर संसाधनों की गुंजाइश रखी गई। लाइक ये जो थी पीरियोडिकली रिवाइज होती थी, पर परमानेंटली फिक्स नहीं होती थी। ये जो चार्ज है कलेक्टिंग रेवेन्यू का, ठीक है, उसको पे करने का टू द कंपनी, ये विलेज हेडमैन का था काम, गांव के मुखिया का था। इस व्यवस्था को महलबारी सिस्टम कहते थे, महलबारी सिस्टम। तो ये महलबारी सेटलमेंट हो गया, महलबारी बंदोबस्त भी जिन्हें कहा गया। ये पिक्चर जो साइड में है, थॉमस मुनरो की है, गवर्नर ऑफ मद्रास। मुनरो का सिस्टम क्या था, अब देखेंगे कि मुनरो का सिस्टम क्या था। तो मुनरो के सिस्टम में ब्रिटिश नियंत्रण वाले जो भी दक्षिण भारतीय इलाका थे, साउथ में जो इनकी टेरिटरी थी, वहां पे परमानेंट सेटलमेंट एक्ट की बदले में एक नया एक्ट लाया गया। नई व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई वो रायतवारी थी, या रॉयतवार,
ठीक है, का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत, साउथ इंडिया पर यही व्यवस्था लागू कर दी। रीड और मुनरो ने ये सोचा, ये महसूस किया कि दक्षिण में जो भी परंपरागत जमींदार नहीं, कि दक्षिण में कोई परंपरागत जमींदार नहीं थे, और इसलिए उनका यह तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों यानी रैयतों, जो, ठीक है, जो बहुत साल से, जनरेशन से लैंड जो है वो टिल कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उनका जो है रेवेन्यू आकलन, रेवेन्यू असेसमेंट होना चाहिए, राजस्व आकलन होना चाहिए, कि पहले उन खेतों का संवैधानिक पूर्ण और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि ये जो अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। Paternal father figures protecting the riots under their charge. Now all was not well even. इतना सारा, आई मीन, चेंज होने के बाद, अलग अलग प्रेसिडेंसी में अलग अलग सिस्टम लाने के बाद, लाइक तीन सिस्टम हमने देखा, परमानेंट सेटलमेंट, और फिर उसके बाद रायतवाड़, महलवारी, एंड देन रैतवाड़ी। तो ये सब के बाद भी ऑल वाज नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारी ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया, और रेवेन्यू बहुत ज्यादा हो गया। किसान रेवेन्यू चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ये बहुत सही बात नहीं थी। अब है यूरोपियंस के लिए जो क्रॉप्स थे, यानी जो क्रॉप्स फॉर यूरोप, वो क्या थे? तो ब्रिटिशर्स ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाकों में न केवल जो रेवेन्यू देने का राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वह यूरोप की जरूरत के हिसाब से, अगर उन्हें जरूरत है रेवेन्यू की तो रेवेन्यू दे रहे हैं, लेकिन और भी काम कर सकते हैं, तो वो क्यों ना उनसे क्रॉप ग्रो करवाएं। तो फिर उन्होंने सोचा कि 18वीं सदी यानी 18th सेंचुरी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक ये ब्रिटिशर्स ने अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसान को मजबूर कर रहे थे। बंगाल में पटसन, आसाम में चाय, संयुक्त प्रांत के पटसन, कह सकते हैं कि जूट जिसको बोलते हैं, पटसन, और चाय आसाम में, गन्ने यूनाइटेड प्रोविंस में, उत्तर प्रदेश में, गेहूं पंजाब में, वीट, कॉटन, रुई, कपास मद्रास में, और सॉरी महाराष्ट्र में, और राइस यानी चावल मद्रास में। तो इस तरीके से चीजें हो रही थी। ये सब कैसे किया जाता? अंग्रेज ने अपनी जरूरत की फसलों की खेती को फैलाने के कई तरीके अपनाए। वी शुड लुक इनटू दैट। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या था वो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या डज कलर हैव हिस्ट्री, क्या रंग का भी कोई इतिहास है? तो यहाँ दो चित्र दिए गए हैं, फिगर दिए हुए हैं, जिसमें पहला फिगर एक कलमकारी छापा है जो कि 20th सेंचुरी का है, इंडिया का, और एक मॉरिश कॉटन प्रिंट है, छापा है, मॉरिश कॉटन छापा, जो 19वीं सदी का है, यानी 19th सेंचुरी का है। और कहाँ से है? ये इंग्लैंड से है। तो यहाँ पे जो भी दोनों चित्र हैं, जिसमें सूती कपड़ों के छापों की दो तस्वीर दी गई है, ठीक है, और इसमें जो लेफ्ट साइड में है, यानी बाईं तरफ है चित्र, वो आंध्र में होती है, आंध्र प्रदेश में होती है, भारत के बुनकरों द्वारा कलमकारी छापे बनते हैं। दूसरी तरफ जो ब्रिटेन में है, प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं या प्रिंट है। ये दोनों छापों में एक बात समान है कि दोनों में गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। आमतौर पर इन्हें नील कहा जाता है, ठीक है, आमतौर पर इन्हें नील कहा जाता है, तो इंडिगो कहा जाता है इंग्लिश में। आपको पता है ये कलर कैसे बनती है? तो आइए हम लोग देखते हैं। ये जो भी नीला रंग आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो है
नील नाम के एक पौधे से निकलता है, जिस ऑल्सो नोन एज इंडिगो। तो अ, इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिश के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भी भारत में उगने वाले नील से ही आता था। और उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा सोर्स था, सबसे बड़ा स्रोत था, सप्लायर था। अब डिमांड क्यों थी इंडियन नील या फिर भारतीय नील या फिर इंडियन इंडिगो की? तो नील का पौधा मुख्य रूप से प्राइमरीली ट्रॉपिक ही जोन में या उष्ण काटी बांधीय इलाकों में ही उगता था। ठीक है। 13वीं सदी लाइक 13th सेंचुरी के आसपास फ्रांस, इटली, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारत नील की बहुत थोड़ी सी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वुड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वुड पौधा जो था वो बेसिकली ठंड टेम्परेट जोन में थोड़ा उगता था, शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। अ, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के वजह से परेशान यूरोप को वुड उत्पादकों ने अपने सरकारों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। वे नील के आयात पर पाबंदी लगा रहे थे कि आप यूरोप में इंडिगो का जो इम्पोर्ट है वो बैन करो। प्लांटेशन क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं। अ, इसमें होता है a large farm operated by a planter employing various forms of forced labor. Plantations are associated with the production of coffee, sugar, cane, tobacco, tea and cotton. एक विशाल खेत जिस पर बगान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। कॉफी, गन्ना, तंबाकू, चाय, कपास आदि जैसे के विषय में बगान का जिक्र किया जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मगर कपड़े रंगने वाले जो रंगने वाले तो नील ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वुड से मिलने वाला थोड़ा रंग बेजान होता था और फीका होता था। लाइक 17th सेंचुरी में आते आते क्या हुआ ना कि यूरोप कपड़ा उत्पादकों ने नील की आयात पर पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। ये अरेबियन द्वीप या कैरेबियन आइलैंड, द पुर्तगीज इन ब्राजील और इंग्लिश इन जैमिका, स्पेनिश वेनेजुला, ये सारे जो लोग थे नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका में भी बहुत सारे भागों में नील का बगान यानी प्लांटेशन जो है वो सामने आ गया। ठीक है। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक क्या हुआ कि भारतीय भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में मॉडर्नाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण हुआ जो भी, तो उसका युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी बढ़ोतरी, इजाफा हुआ था, इंक्रीज हुआ था। अब कपड़ों की रंगाई रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका जो थे में मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। अ, अब क्या हुआ कि 1783 से 1789 तक जो प्रोडक्शन था नील का, इंडिगो का, वो वर्ल्ड में आधा हो गया। और क्लॉथ ड्रायर जो थे ब्रिटेन में, वो अब नया सोर्स देख रहे थे कि इंडिगो सप्लाई कहाँ करे। तो इंडिगो कहाँ से सप्लाई करे, तो इंडिगो सप्लाई करने के लिए उन्होंने भारत की तरफ ना देखा। अब भारत को में जो ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी थी, जो इसलिए क्योंकि वो इंडिगो के राइजिंग डिमांड की ओर देख रहे थे कि ये हमें इंडिया से ही मिल सकता है। अब कंपनी जो है ये बात तो जानती थी कि इसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए इंडिगो को ग्रो करने के लिए। तो कंपनी इन इंडिया लुक फॉर व्हाट वेज टू एक्सपैंड द एरिया अंडर द इंडिगो कल्टीवेशन। ओके। तो यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने का रास्ता
ढूंढने लगी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 18वीं जो सदी के आखिर दशकों में बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में 1780 के आसपास आप ये देख सकते हैं कि ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30%, 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए, इम्पोर्ट किए गए नील में भारत का जो भारतीय नील का हिस्सा जो था वो 95% था, 95% था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां भी छोड़ दी, और भारी मुनाफा की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील का बगान लगा लिया। जिसके पास नील की पैदा जिसके पास जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्होंने कंपनी और नए नए बैंक से कर्ज देने को भी बैंक दैट वर कमिंग अप फॉर दैट टाइम लोन्स के लिए। अब यहाँ पे देखो कि क्या हुआ कि सेंट डोमिनिक में स्लेव रिवॉल्ट हुआ अगस्त 1791 में। ये पेंटिंग है जनवरी स्कूहोल हदोल्स्की की। ओके। जिसमें 18वीं सदी में फ्रांसीसी बगान मालिक ने कैरेबियन द्वीप समूह में स्थित फ्रांसिस उपनिवेश, ओके, कॉलोनी को सेंट डोमिनिक को में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बगानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बगान जला दिए और अपनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस में उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी गई, स्लेवरी खत्म कर दी गई। इन घटनाओं की वजह से कैरेबियन द्वीप में नील की जो खेती थी वो ठप पड़ी हुई थी। Kindly like, share, and subscribe. Please support us. We need your support very, very much. Please help us grow. Thank you, everyone. Bye bye.